इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नया कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। आज हमारा 739वां सेशन है और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज के जो हमारा सेशन है उसकी जो गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह। डॉक्टर सत्येंद्र का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ IFPH हिंदी फोरम में। वेलकम। और आज ही अभी जो फिलहाल है वो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एम्प्लॉयड है इन डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी एट श्री महालक्ष्मी महिला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। जो डॉक्टर सत्येंद्र का आज का टॉपिक है वो है जो लॉ ऑफ सिमिलिया यानी कि सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटर का जो मेन जिस्ट है या जो सार है उसके ऊपर आज डॉक्टर सत्येंद्र अपना नॉलेज सेशन करेंगे। तो डॉक्टर सत्येंद्र आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैम, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। ओके सर, ये स्क्रीन शेयर मुझे करना है मेरे पीपीटी का। हाँ, आप शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कर हाँ सकते हैं। सर, ये एक्चुअली जी, कैसे करना है आई डोंट नो दिस। डॉक्टर पंकज आप गाइड कर दीजिए इनको। डॉक्टर पंकज, नीचे में एक शेयर बटन है, देखिए। शेयर स्क्रीन का बटन आता है नीचे ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का? जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स या चैट बॉक्स या वहां पे होगा उसी लाइन में यहाँ शेयर का बटन आता है। शेयर का मैम? हाँ जी मैम, शेयर शेयर, यस। हाँ, तो उस पे शेयर पे क्लिक कीजिए। यस मैम, शेयर। अभी शेयर स्टार्ट हो गया, अब अपना जो है हाँ जी, सिलेक्ट कीजिए। बिल्कुल विजिबल है आपका स्क्रीन। आप अपना PPT स्टार्ट कर सकते हैं। शैल वी स्टार्ट सर? हाँ, स्टार्ट सर। अब अपना पीपीटी को ओके। चालू नहीं किए अभी। PPT स्टार्ट कर लीजिए डॉक्टर अब सचिन। यस मैम। पीपीटी को ओपन कीजिएगा ना। आपका डेस्कटॉप पर भी ही रखा हुआ है। हाँ, डेस्कटॉप पर ही रखा हुआ है आपका। हाँ सर। डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, उसी पर से आप ऐसे क्लिक अपना पीपीटी को निकालिए। डेस्कटॉप पर ही है, कोना में रखा हुआ है ना। उसको क्लिक कीजिए ना। एक्चुअली सर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है मुझे वो। तो आप अपना कंप्यूटर पर तो देखिए ना अपना, उसमें देखिए, उसमें होगा। आप तो खुद आप ही का है ना वो, आप देखिए, आप ही जी जी बताइए। जी सर। सॉरी फॉर द डिले सर, आई विल स्टार्ट विद विदाउट पीपीटी। अरे, आपका पीपीटी सामने में पड़ा हुआ है, आप डेस्कटॉप में, मैं देख रहा हूँ, आप उसको उठाइए ना। आप पीपीटी को क्लिक कीजिए, हो जाएगा। हाँ जी, क्लिक। अब फिर आप कहाँ कहाँ अथी करते हैं, क्लिक कर रहे हैं। अब खाली सीधे आपको पीपीटी को क्लिक करना है सर। अब डेस्कटॉप पर पीपीटी है ना, डेस्कटॉप पर पीपीटी, उस पर क्लिक कीजिए ना। हम, ये लेट हो रहा है, आप ऐसे भी शुरू कर दीजिए। सर जी, हाँ, आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट विद द पीपीटी।
ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ सर। शुरू कर दीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग मी over here on this stage to speak. Good evening to all the members joining from different cities. As introduced by ma'am, myself Dr. Satyendra Singh. I'm assistant professor in Department of Pharmacy in Sri Mahalakshmi Ji Mahila Homeopathic Medical College, Vadodara, Gujarat. Thank you very much sir once again for inviting me. Dr. Satyendra, it will better if you speak in Hindi. Okay sir, okay sir. My today's topic is essence of law of minimum. So why I have chosen this topic? The reason for choosing this topic is that there are multiple homeopaths in my clinical experience where I have seen that they are using much more medicines which are not required. डॉक्टर सत्येंद्र हिंदी में बोलिए प्लीज। हिंदी में बोलिए। ओके ओके मैम। ये सेशन हिंदी में है। टॉपिक जो है मैंने इसलिए चूज किया है सर कि आज के समय में जहां पर की होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज की जा रही हैं जिनका की इतना ज्यादा जरूरत है नहीं, और मैंने मेरी 3.5-4 साल की क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये नॉलेज मैंने गेन किया है आफ्टर पासिंग एमडी कि इतनी ज्यादा मेडिसिन की जरूरत है नहीं। एज फार एज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज कंसर्न बहुत ज्यादा मेडिसिन देने की जरूरत है नहीं पेशेंट्स को। तो मैं स्टार्ट करूंगा सर मेरे यूजी लाइफ से। जब मैंने यूजी किया, पीजी किया, तब तक सर हमने ये सीखा था कि फ्रॉम अ सिंगल ड्रॉप ऑफ मेडिसिन वी कैन प्रिपेयर 5 to 6 ड्रॉप्स। हम मेडिसिन डालते थे 1 स्पून ऑफ शुगर ऑफ मिल्क में, और उससे फिर हम सर 5 to 6 डोजेस प्रिपेयर करते थे फ्रॉम 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन। और ये मेडिसिन प्रिपेयर करने के बाद वो 5 to 6 डोजेस पेशेंट्स को दिए जाते थे अल्टरनेटिवली। लेकिन ये मेडिसिन सर बहुत ज्यादा हुआ पेशेंट्स को देने के लिए। उसके बाद जब मैंने मेरी पर्सनल प्रैक्टिस स्टार्ट की, जब मैंने मेरा एमडी खत्म किया, उसके बाद मैंने सर मेरी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मेडिकेटेड पिल्स को यूज करना मैंने स्टार्ट किया। और मेडिकेटेड पिल्स जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि क्रॉनिक केस या अक्यूट केस, तो क्रॉनिक केस में जैसे कि सेंटेसिमल स्केल जब हम यूज करते हैं तो सेंटेसिमल स्केल यूज करने में क्रॉनिक केस में हमको बहुत कम मेडिसिन देने की जरूरत है, 1 डोज या 2 डोज। 2 डोज से ज्यादा मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। तो वो 2 डोज किस प्रकार से देना है, ये जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि दोनों ही डोजेस 4 मेडिकेटेड पिल्स 3 चम्मच पानी में डिसॉल्व करके अगर पेशेंट को 5-5 मिनट की गैप पर उसको दे दिया जाए सुबह सुबह, तो वो बहुत ही ज्यादा बेटर एक्शन करेगा। और डोज नंबर 2 फिर से 4 मेडिकेटेड पिल्स 3 चम्मच पानी में डिसॉल्व करके उसे डोज नंबर 2 दे दिया जाए। ये 4 पिल्स दें या 2 पिल्स दें, पेशेंट के ऊपर उतना ही रिलीफ होगा, उतना ही काम होगा। पहले मैं 4 पिल्स देता था और अभी मैंने 2 मेडिकेटेड पिल्स देना स्टार्ट किया है क्रॉनिक केसेस में। तो 2 डोज और 2 डोज देने के बाद सेंटेसिमल स्केल में, जैसे कि हम हैनीमैन सर ने बोला है कि सेंटेसिमल स्केल में मेडिसिन देने के बाद हमको वेट एंड वॉच करना है, और उसके बाद वेट एंड वॉच हमने किया। ये हुआ क्रॉनिक केस। अब अक्यूट केस की जब हम बात करते हैं सर, तो यही हम 2 मेडिकेटेड पिल्स अगर एक पूरा पानी के बॉटल में डिसॉल्व करके पेशेंट को हम दें, खाली 2 ही मेडिकेटेड पिल्स अक्यूट केस में डिसॉल्व करके हम पेशेंट को दें, और पेशेंट उसको सिप बाय सिप पीता रहे उसी पानी को, और पानी खत्म होने के पहले उसी बॉटल को अगर पेशेंट फिर से रिफिल कर ले, उसी बॉटल को अगर पेशेंट फिर से रिफिल कर ले, तो उसके अंदर मेडिसिन अपने आप बनता जाएगा। इस चीज के ऊपर मैं एक थियरी भी कोट करना चाहूंगा सर कि कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के एक दावा भी किया है दैट वाटर हैज मेमोरी। तो वाटर के पास अपनी खुद की मेमोरी पावर भी होती है। इस चीज को हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं जब हम मेडिकेटेड पिल्स पानी में डिसॉल्व करने के बाद पेशेंट को जब हम अक्यूट स्टेज में, अक्यूट कंडीशन में जब हम देते हैं, तब पेशेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। तो क्रॉनिक केस में हमने 2 डोज दिया है पेशेंट को, 2 पिल्स डे 1 और 2 पिल्स डे 2। ये हुआ क्रॉनिक। और अगर अक्यूट कंप्लेंट्स है तो पेशेंट को सिर्फ 2 ही मेडिकेटेड पिल्स एक ही बार देना है डिसॉल्व इन अ फुल वाटर बॉटल।
तो इस तरह से सर अक्यूट केस और क्रॉनिक केस में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कैसे हम मेडिकेटेड पिल्स को दें। अब मैं अपने सर क्लिनिकल एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा जो कि मैंने गेन किया है पिछले 3.5-4 साल की अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और मैंने ऐसा देखा है सर कि मेरे पास ऐसे लगभग 15 से ज्यादा केसेस हैं जहां पर कि 2 डोज मेडिसिन ने पेशेंट के 35 इयर्स ओल्ड कंप्लेंट्स को भी ठीक किया है। जैसे कि अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूं, मेरा जो केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 जो मैंने लिया है सर, उसमें मैंने एक 18 ईयर ओल्ड लेडी का केस है जिसमें कि जो लेडी है वो सिकल पॉजिटिव है, सिकलिंग पॉजिटिव है उसका। और सिकलिंग पॉजिटिव में उस लेडी ने जो कंप्लेंट्स दिए थे मुझे, वो कंप्लेंट कुछ इस प्रकार से हैं। केस 1, Varidhi, the patient name is sir, and she had a complaint has to breathe very intentionally. She used to complain sir that she used to breathe very intentionally. जब भी वो सांसें लेती थी तो उसको जानबूझ करके सांसें लेना पड़ता था, क्योंकि सिकलिंग पॉजिटिव इसका जो टेस्ट आया है, सिकलिंग पॉजिटिव पेशेंट है ये। नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्रीदिंग, ये जब भी सांस लेती थी सर, शी यूज्ड टू कंप्लेन एवरी टाइम दैट शी इज ब्रीदिंग इंटेंशनली, feeling of tiredness during motion. Walking increases the breathing problems. Whenever she used to walk, there used to be a lot of problem to the patient. जो इसका मेजर मोडालिटी था पेशेंट ने, दैट इज एग्रावेशन फ्रॉम फिजिकल एक्सर्शन एंड एम्लोरेशन फ्रॉम कंप्लीट रेस्ट। ये इसका मेजर मोडालिटीज हमको मिला। डिजायर्स में पेशेंट की स्वीट, डिजायर फॉर हॉट फूड, एवर्जन टू बटर मिल्क, appetite is decreased, thirst, the patient has 6 to 8 glass of cold water, so the patient has a lot of thirst, dry trembling tongue, stool is very much regular, urine no abnormality being detected, sleep very much sound sleep, sweat in the armpits, dreams of grandmother because her nanny died when she was very small, so she was very attached to her, उसकी नानी से बहुत ज्यादा वो लगाव रखती थी। इरिटेबिलिटी, पेशेंट इरिटेबल काफी ज्यादा है। मेमोरी इसकी शार्प है। थर्मल्स हॉट पेशेंट सर। कॉन्स्टिट्यूशनली पेशेंट वाज लीन थिन ब्लैक लुकिंग पर्सनालिटी, ये पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन था ऑफ अ यंग गर्ल। और हिस्ट्री है सर इसकी हार्ट प्रॉब्लम ऑन द मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड दादाजी को टीबी था। इस पेशेंट को सर मैंने सारी केस टेकिंग लेने के बाद इस पेशेंट को मैंने जो फर्स्ट फॉलोअप है उसमें ब्रायोनिया अल्बा 200 ओनली 2 डोजेस, खाली 2 डोज दिया। वो जो दोनों डोज था सर, डोज नंबर 1 2 मेडिकेटेड पिल्स डिसॉल्व्ड इन 3 स्पून ऑफ वाटर, 3 स्पून वाटर में डिसॉल्व करके पेशेंट को 3 बार में पीना था सुबह सुबह। डोज नंबर 1। डोज नंबर 2 अगेन 2 मेडिकेटेड पिल्स डिसॉल्व्ड इन 3 स्पून ऑफ वाटर। तो खाली 2 मेडिकेटेड पिल्स का 2 ही डोज देने के बाद इन द नेक्स्ट फॉलोअप सर, पेशेंट पहली बार आई थी 17/2 को सिकलिंग पॉजिटिव पेशेंट, 17/2/2025। और उसके बाद जब पेशेंट नेक्स्ट फॉलोअप में आई 20/3/2025, पेशेंट हैड प्रोबेबली 80% ऑफ रिलीफ from only 2 doses of medicine, and the drug which was selected was Brownia alba. Brownia alba देने के बाद in the next follow-up जब patient आई 22/4/2025 को, at that time patient was 90% relief. So this was case number 1 sir, जहां पर कि sickling positive case में भी patient को 2 डोज देने के बाद and the patient is still all well, there is no requirement till now of giving Brownia 1m. तो अभी तक पेशेंट को सर ब्रायोनिया 1m दिया ही नहीं है, ब्रायोनिया 200 ही, जिसका सिर्फ 2 डोज दिया गया था, वो 2 डोज पेशेंट की बॉडी में अभी तक काम कर रहा है। तो ये मेरा केस नंबर 1 है सर, जहां पर कि बहुत ही मिनिमम मेडिसिन देने के बाद यहां पर मैक्सिमम रिजल्ट मैंने अचीव किया है।
Case number 1. Case number 2, patient Naresh. The name of this patient is, he's a post office person, he's working in post office, 39 years age. इस पेशेंट का बहुत ही क्रॉनिक फर्स्ट डिस्चार्ज था सर. पेशेंट की एज है 39, बट द पेशेंट वाज हैविंग फर्स्ट डिस्चार्ज फ्रॉम लास्ट 35 इयर्स. 35 सालों से पेशेंट को फर्स्ट डिस्चार्ज था. जब ये बहुत छोटा था तब से फर्स्ट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, और पेशेंट 39 इयर्स का है, तो 35 इयर्स लॉन्ग हिस्ट्री पेशेंट का फर्स्ट डिस्चार्ज का. और इसमें जो फर्स्ट डिस्चार्ज है पेशेंट का, ये येलोविश कलर का था इन नेचर, बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव, बदबूदार. इसकी वाइफ से जब मैंने इसकी केस हिस्ट्री ली तो इसकी वाइफ ने भी बोला कि फर्स्ट डिस्चार्ज जो है वो ज्यादातर रात में ही होता है, दिन के समय होता नहीं है. रात में 12 से 3 का समय ये इसका एग्रावेशन टाइम है, और 12 से 3 में बहुत ज्यादा पस इसमें निकलता है और बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव होता है. कई बार वाइफ की और पेशेंट की खुद की भी नींद खुल जाती थी ड्यू टू दिस ऑफेंसिवनेस, क्योंकि कई सालों से ये चीज हो रहा था इनके साथ. होल नाइट, स्पेशली 12 to 3 AM और 4 AM इसका एग्रावेशन टाइमिंग था. डे टाइम वाज द एम्बुलेशन टाइम. दिन के समय पेशेंट को ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुआ करती थी. लेफ्ट टू राइट ईयर डिस्चार्जेस. पेशेंट को सबसे पहले डिस्चार्ज जो होना स्टार्ट हुआ, ये लेफ्ट टू राइट गया पेशेंट की कंप्लेंट्स. एपेटाइट पेशेंट की नॉर्मल है. डिजायर फॉर स्वीट है और साल्टी फूड स्टफ्स है. स्पाइसी फूड, कैन नॉट कंट्रोल हंगर, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मिले थे. एपेटाइट नॉर्मल है. थर्स्ट नॉर्मल है. स्टूल इरेगुलर है. पेशेंट की स्टूल की हिस्ट्री जो है वो इरेगुलर मिली है. यूरिन नॉर्मल है. साउंड स्लीप है. थर्मल्स चिली, पेशेंट बहुत ही ज्यादा चिली और गैशियस फॉर्मेशन इन द एब्डोमेन, ये पेशेंट की मेजर कंप्लेन हुआ करती थी. और मैंने सिर्फ मोडालिटी के आधार पर सर कि पेशेंट को नाइट में एग्रावेशन है और डे टाइम में रिलीफ है, ऑफेंसिवनेस है, पेशेंट इज चिली. अकॉर्डिंग टू दीज सिम्टम्स आई प्रिस्क्राइब्ड हिम मर्क सॉल्ट 200. मर्क सॉल्ट 200 2 डोज. मर्क सॉल्ट 200 2 डोज. डोज नंबर 1, 2 मेडिकेटेड पिल्स डिसॉल्व्ड इन 3 स्पून ऑफ वाटर. 3 बार में पेशेंट को लेना है डोज नंबर 1. और डोज नंबर 2, 2 मेडिकेटेड पिल्स डिसॉल्व्ड इन 3 स्पून ऑफ वाटर. दैट्स इट. उसके बाद पेशेंट जो फर्स्ट टाइम आया था सर, इट वाज 30/9/2024. 30/9/2024 को पेशेंट आया था, और फॉलो अप में 25/10/2024 को पेशेंट कंडीशन वाज 100% रिलीफ. पेशेंट को ईयर डिस्चार्ज था ही नहीं. There was no ear discharge from the patient's ear. और पेशेंट की वाइफ ने भी बोला कि इतने सालों में इनका ईयर डिस्चार्ज पहली बार इतना ज्यादा डिक्रीज हुआ है कि 100% डिक्रीज हो चुका है, और इस समय कोई भी पस डिस्चार्ज इसमें से नहीं है. तो पेशेंट को उस समय सर मैंने प्लेसिबो दिया सेकेंड फॉलोअप में. थर्ड फॉलोअप में सर 8/11/2024 को एक भी पस डिस्चार्ज का कंप्लेन नहीं था पेशेंट की तरफ से, और इसलिए मैंने पेशेंट को प्लेसिबो ही दिया है. तो पेशेंट जो है सर उसको 2 ही डोज देने के बाद उसका 35 इयर्स ओल्ड पस डिस्चार्ज, तो कि उसके ईयर से डिस्चार्ज होता था, लेफ्ट टू राइट पस डिस्चार्ज गया था. और भी वेल सिलेक्टेड मेडिसिन थी, लेकेसिस भी हम दे सकते थे, दूसरे ड्रग्स के बारे में भी हम सोच सकते थे, लेकिन वेल सिलेक्टेड ड्रग जो मेरी तरफ से आई थी सर वो मर्कसॉल था. और मर्कसॉल 200 देने के बाद पेशेंट का 35 इयर्स ओल्ड पस डिस्चार्ज खत्म हो गया सर. राइट नाउ उसके पास कोई भी कंप्लेन नहीं है, एंड द केस इज प्रोबेबली 6 months ओल्ड. ये सर 2 क्रॉनिक केसेस लिए थे मैंने. नेक्स्ट केस है सर, पेशेंट नेम इज ही इज एन ओल्ड बॉय, 19 ईयर ओल्ड बॉय. 6/12/2024 को पेशेंट आया सर. ये केस नंबर 3 सर, इट्स एन अक्यूट केस. अक्यूट केस है सर ये. इसमें पेशेंट 19 ईयर ओल्ड बॉय. पेशेंट आया सर 6/12/2024 को. पेशेंट वाज हैविंग nightfall. Patient was having nightfall, especially at the sleeping time. Whenever he used to go to sleep, जब भी वो सोने जाता था, ज्यादातर रात में ही पेशेंट को नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो गई थी. स्पर्मेटोरिया सिंस 1.5 month. इस प्रॉब्लम से पेशेंट जो है 19 ईयर ओल्ड बॉय
और पेशेंट का वेट जो है वो 65 केजी था, और 1.5 महीने के अंदर पेशेंट का वेट सडनली 5 से 6 केजी कम हुआ। 19-year-old बॉय सर, एंड स्पर्मेटोरिया प्रॉब्लम। इसके साथ साथ पेशेंट को बॉडी एक, वीकनेस और बैक एक, ये तीनों ही सिम्टम साइमल्टेनियसली पेशेंट्स को आने लगे। पेशेंट जो है, जब मैं पेशेंट से बात कर रहा था तब मैंने ये नोटिस किया कि पेशेंट बहुत ज्यादा समय तक अपनी आंखों को बंद ही रखता था, अपनी आंखों को बंद करके ही वो सिम्टम्स को नरेट कर रहा था, और वो चेयर पे कई बार एकदम रिलैक्सेशन मोड पे चला जाता था। पेशेंट हैड बिकम वेरी वीक, बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका था पेशेंट, एंड नरेटिंग द सिम्टम्स विद द क्लोजिंग आईज। कई बार वो अपने सिम्टम्स को आंखें बंद करके नरेट कर रहा था। और पेशेंट ने बोला कि उसके जो भी कंप्लेंट्स होते हैं, वो जब भी मोशन करता है, मूवमेंट करता है, जब भी पेशेंट चलने फिरने की कोशिश करता है, क्योंकि बॉडी में उसकी बहुत ज्यादा वीकनेस थी, तो जब भी पेशेंट चलने की कोशिश करता था या कोई काम करने की कोशिश करता था, तो पेशेंट को एक्सेसिव एग्रावेशन होता था, थकान हो जाती थी, वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाता था। ही वॉज कंप्लीटली बेटर बाय कंप्लीट रेस्ट। रेस्ट करने से पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता था। डिजायर पेशेंट्स की सॉल्टी प्लस स्पाइसी फूड स्टफ्स। एपेटाइट पेशेंट का रेगुलर था। थर्स्ट एक्सेसिव फॉर कोल्ड वाटर, पेशेंट को ठंडा पानी पीने की बहुत ज्यादा डिजायर हो रही थी। यूरिन जो है येलोविश था। स्टूल, हार्ड स्टूल सिंस 25 to 30 days, पेशेंट को हार्ड स्टूल बहुत पास हो रहे थे लगभग 25 से 30 दिनों से, और पेशेंट स्टूल पास करते टाइम काफी टाइम भी लगाता था और पेशेंट को काफी स्ट्रेनिंग भी करनी पड़ती थी। ये कंप्लेंट पेशेंट की थी। स्लीप पेशेंट की डिक्रीज हो चुकी थी ड्यू टू बैकएक, ड्यू टू वीकनेस। पेशेंट को कई बार स्लीप बहुत कम आती थी, बट ही यूज्ड टू लाई डाउन ऑन द बेड। थर्मल्स पेशेंट की, हॉट पेशेंट, एंगर प्लस प्लस, irritability normal, memory very sharp. Constitution wise patient was very lean thin personality, black in thin tone, in skin tone उसकी पेशेंट की ब्लैक थी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस उसको ब्राउनिया 200C उसको मैंने दिया सर। 2 मेडिकेटेड पिल्स। यहाँ पर मैंने जो 2 केसेस क्रॉनिक के शेयर किए हैं सर, और जो मैं पहला केस अक्यूट का शेयर कर रहा हूँ, यही मेन बात है सर जिसके लिए इस टॉपिक को मैंने चुना है, एसेंस ऑफ लॉ ऑफ मिनिमम। अक्यूट केस में सर मेरा जो एक्सपीरियंस है कि अगर अक्यूट केस है तो सिर्फ और सिर्फ वेल सिलेक्टेड मेडिसिन की 2 मेडिकेटेड पिल्स अगर वाटर में डिसॉल्व कर दी जाए, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद पेशेंट फ्रिक्वेंटली उसी वाटर बॉटल से अगर पानी पीता रहे, और पानी अगर बॉटल से खत्म हो तो खत्म होने के पहले ही उसमें रिफिल कर दिया जाए फिर से, और अगर उसमें रिफिल कर दिया जाए तो हम थियरी ऑफ पोटेंटाइजेशन को भी यहाँ पर हम दिमाग कर सकते हैं कि थियरी ऑफ पोटेंटाइजेशन का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल होगा। तो ड्रग उसमें बनती जाएगी और उसमें ड्रग जो है और ज्यादा मिनिमम होता जाएगा। अक्यूट केस में इस तरह से सर हम सिर्फ 2 मेडिकेटेड पिल्स, वेल सिलेक्टेड मेडिसिन अगर है, तो हम पेशेंट को 1 वीक, 10 डेज या 15 डेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट हम मेडिसिन पेशेंट को रिपीटेशन फॉर्म में दे सकते हैं। और इस तरह से सर देने के बाद ये जो पेशेंट है 19-year-old बॉय नफीस, आफ्टर टेकिंग 2 मेडिकेटेड पिल्स ऑफ ब्रायोनिया अल्बा 200, इन द नेक्स्ट फॉलोअप 20/12/2024 को पेशेंट ने ये बोला कि ही इज 100% रिलीफ, 100% रिकवरी है पेशेंट की, और पेशेंट को कोई भी प्रोस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी वीकनेस नहीं है, कोई भी बैकएक नहीं है। पेशेंट पिछले 25 से 30 दिनों से जो काम नहीं कर रहा था वो अब काम भी करने लग गया है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 मेडिकेटेड पिल्स से पेशेंट ने एक बहुत अच्छी रिकवरी गेन की है। तो ये केस नंबर 1 सर मेरा अक्यूट केस। और केस नंबर 2 बेबी सिया, एक छोटी बच्ची है सर 11 मंथ्स ओल्ड। इस बच्ची को कंप्लेंट था सर रनिंग नोज एंड कॉफिंग। रनिंग नोज एंड कॉफिंग, 11 मंथ्स की ओल्ड बच्ची है, इसको कंप्लेंट्स था रनिंग नोज एंड कॉफिंग, वेरी इजीली कैचेस कोल्ड। हर मॉम यूज्ड टू कंप्लेन कि इसकी माँ बोलती थी सर कि इसको बहुत ही इजीली जो है इसको कफ एंड कोल्ड हो जाता है, इसको पता ही नहीं चलता कि कब इसको कफ एंड कोल्ड लग गया। 11 महीने की छोटी बच्ची है सर। wants to play every time, हमेशा वो खेलने का ही प्रयास करती है छोटी बच्ची। चेंज इन द एटमॉस्फेयर लीड्स टू कॉफिंग एंड स्नीजिंग, ये सिम्टम मिला था सर केस टेकिंग में कि जब भी वातावरण चेंज होता है तो इस बच्ची को तुरंत ही सर्दी जुकाम लग जाता है। और 11 महीने की इस बच्ची को
लगभग 7 से 8 बार इसको सर्दी जुकाम हो चुका है। तो बार बार फ्रीक्वेंसी इसकी बनी रहती थी सर्दी जुकाम होने की। और इवनिंग और नाइट में खास करके इसके जो सिम्टम्स स्टार्ट होते सर, वो इवनिंग और नाइट से बहुत ज्यादा तकलीफ था। एग्रावेशन टाइम था इसका इवनिंग एंड नाइट टाइम, इसका एग्रावेशन टाइम था। एम्बुलेशन टाइम इसका जो है वो डे टाइम था। डिजायर फॉर स्वीट्स इसके अंदर बहुत ज्यादा थी सर, और सैल्टी फूड की भी इसके अंदर डिजायर थी। कोल्ड फूड्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा डिजायर बच्ची के अंदर। एपेटाइट डिक्रीज्ड। थर्स्ट इसका सिप बाय सिप। स्टूल जो है वो रेगुलर था। यूरिन नो एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड। स्लीप इसका डिस्टर्ब था ड्यू टू दिस कॉफिंग, स्नीजिंग, रनिंग नोज। एंगर, एंगर में इसने बोला कि जब भी ये गुस्सा होती थी तो अपनी मम्मी को हग करती थी, बहुत ज्यादा जोर से चिपक जाती थी अपनी माँ को। थर्मल्स पेशेंट के हॉट हैं। स्वेट प्रोफेशनली स्पेशली ऑन दी हेड, स्कैल्प और बैक। उसको सर पे और माथे पर और पीछे बैक पर उसको काफी ज्यादा पसीना होता था सर। और पेशेंट की सिलेक्टेड मेडिसिन में ट्यूबरकुलिनम, आर्सेनिकम, एल्बम और बेसिलाइनम, ये 3 ड्रग मैंने सिलेक्ट किया था सर, जिसमें से बेसिलाइनम 200 पेशेंट को मैंने सिर्फ 2 डोज दिया था। और 2 डोज देने के बाद, क्योंकि ये 2 डोज देने के बाद पेशेंट को 2 मेडिकेटेड पिल्स डिसॉल्व्ड इन 3 स्पून ऑफ वाटर, मॉर्निंग डोज पेशेंट को देना था, डोज 1 डोज 2। ये 2 डोज देने के बाद फॉलो अप में पेशेंट ने, फॉलो अप इसका 1/4/2025, 1/4/2025 को पेशेंट फॉलो अप में इसकी मॉम ने बोला कि अब इस समय पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं है। इसका जो रनिंग नोज हुआ करता था, जो बार बार कोल्ड इसको पकड़ लिया करता था, वो चीजें, वो प्रॉब्लम अब पेशेंट को नहीं है। और 100% बच्ची जो है अब फ्री फ्रॉम इजीली कैचिंग कोल्ड, और ये जो सिम्टम्स थे इसके, ये सारे बच्ची के अब जा चुके थे। और थोड़ा सा मजाक में इसकी माँ ने बोला था कि अब मैं इसको बार बार सर कई बार आइसक्रीम्स भी खिलाती हूँ, या ठंडा पानी पिलाती हूँ, या कुछ ऐसी ठंडी चीजें भी खिलाती हूँ, तब भी इसको अब कफ एंड कोल्ड होता नहीं है। और अब जो है पहले से बहुत ज्यादा रिकवरी है। और थर्ड फॉलोअप में भी पेशेंट का कोई भी कंप्लेन नहीं है। सो ये 4 केसेस थे सर, जिसकी जिसकी मदद से मैंने ये समझाने की कोशिश की कि अक्यूट केस में और क्रॉनिक केस में किस तरह से हम बहुत कम मेडिसिन दे करके मैक्सिमम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। और ये सिर्फ 4 ही केस मैंने पीपीटी में दिखाने के लिए रेडी किया था। ड्यू टू सम रीजन सर मैं दिखा नहीं पाया अपने रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स को। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि पीपीटी में यहाँ पर दिखा नहीं पाया आप लोगों को। लेकिन ये सिर्फ 4 केस ही नहीं, ऐसे मेरे पास सर 15 से 20 केस हैं जहां पर कि 2 डोज मेडिसिन ने 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक भी काम किया है। और यहाँ पर मैं एक कोट करना चाहूंगा सर, केंट्स की लेजर राइटिंग। केंट्स की लेजर राइटिंग में डॉक्टर केंट कोट करते हैं कि 1 डोज कैन वर्क फॉर मोर देन 1.5 years इन अ पेशेंट्स बॉडी। ये लाइन जब मैंने पढ़ी थी सर, जब मैं इंटर्नशिप में था, तो ये अनबिलीवेबल था। ऐसा लगता था कि ये कैसे ही पॉसिबल होगा कि एक डोज 1.5 साल तक काम कर सकता है किसी पेशेंट की बॉडी में। लेकिन जब मैंने ये चीज देखा सर पेशेंट के ऊपर ड्रग देने के बाद, कि कई बार 2 डोज मेडिसिन पेशेंट के ऊपर 9 महीने तक, 10 महीने तक भी काम कर सकती है। तो ये एक कोटेशन जो केंट्स लेजर राइटिंग से मैंने पढ़ा था, वो मैंने मेरी प्रैक्टिस लाइफ में बिल्कुल सही होते हुए देखा है। तो ये मेरा अभी तक का जो है एक्सपीरियंस है पिछले 3.5 सालों का, जब से मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट किया हूँ, पर्सनल क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट किया हूँ। मैंने कभी भी सर फ्रैक्शन डोज मैं यूज करता था एमडी तक। एमडी के बाद मैंने मेडिकेटेड पिल्स यूज करना स्टार्ट किया। पहले मैं 4 पिल्स दिया करता था, अब मैं 2 पिल्स देता हूँ सर। तो आई हैव डिक्रीज द नंबर ऑफ पिल्स, बट देयर इज नो changes in the improvement of the patients. तो patient का improvement as it is बना हुआ है सर। So this was all about my today's topic, sir. Thank you very much. डॉक्टर सचिन, आप Yes, sir. बहुत शॉर्ट में प्रेजेंट, आपके पास में अभी 25 मिनट और है। अब बहुत 15-20 मिनट में आपने इसको खत्म कर दिया। जी। लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस अगर अगर
कोई क्वेश्चंस तो अभी तो क्वेश्चंस नहीं, करना चाहें सर? अभी तक क्वेश्चंस तो नहीं है। क्वेश्चंस तो अभी ऐसे आएगा। आप पीपीटी को आप नहीं शेयर कर सकते हैं तो हटा दीजिए। क्योंकि लेक्चर प्रेजेंटेशन आपके लिए जो समय है उससे भी बहुत कम, अलॉटेड टाइम से भी बहुत कम आप बोले हैं, है ना। अ, इसका थ्योरी सर बोलने के लिए मैं और बोल सकता हूँ सर, अगले। विदाउट पीपीटी भी मैं बोल सकता हूँ और हाँ बोलिए केसेस में ना, शेयर कर मैं सकता आपको हूँ सर। मना नहीं किया ना। आप, मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। आपने केस खाली दिखलाया है ना, तो एक्सप्लेन ओके कीजिए। सर, ओके सर। नेक्स्ट एक बहुत ही शानदार केस में शेयर करना चाहूंगा सर। पेशेंट हैड स्टार्टेड कंप्लेनिंग विद अ सिंगल सिम्टम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस पेशेंट का मेजर कंप्लेन था कि शाम होते ही, शाम होने के बाद, पेशेंट जो है ये विलेज से है, विलेज से पेशेंट ये बिलोंग करता है, और शाम होने के बाद सर ये पेशेंट जो है ऐसा बोलता था कि मैं शाम होने के बाद घर से निकलता नहीं हूँ, अपने घर पे ही रहता हूँ क्योंकि शाम के बाद मुझे दिखना बंद हो जाता है। दिस वॉज द मेजर कंप्लेन। उसके बाद सर विद द थियरी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, उस चीज को फॉलो करते हुए जब मैंने पूरे केस को कंप्लीट किया, तो केस को कंप्लीट करने के बाद उसके एब्डोमिनल डिस्टर्बेंसेस और इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद मैंने पेशेंट को मर्क सॉल्ट 200 प्रिस्क्राइब किया सर। मर्क सॉल्ट 200 प्रिस्क्रिप्शन के बाद इस पेशेंट का 1.5 महीने तक कोई भी कॉल नहीं आया, कोई भी फॉलोअप नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि शायद पेशेंट को रिलीफ नहीं हुआ होगा उसके एब्डोमिनल सिम्टम्स में। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये चीज नाइट ब्लाइंडनेस पे कभी काम करेगा उस पेशेंट के, और उस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते वक्त मैंने प्रिस्क्रिप्शन किया भी नहीं था। मैंने सोचा था कि पेशेंट के एब्डोमिनल कंप्लेंट्स पहले ठीक हो और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस के लिए क्या कर सकते हैं। 1.5 महीने या 1.5 महीने से ज्यादा के बाद सर नेक्स्ट फॉलोअप में जब पेशेंट आए, तो पेशेंट ने फर्स्ट फेज में ही बोला कि मेरा सबसे पहले तो जो मेरा मेजर कंप्लेंट था नाइट ब्लाइंडनेस, जो मैंने आपको बोला था, वो मुझे शाम के समय अब इतनी तकलीफ नहीं होती है। अब मुझे जो है पहले जो बिल्कुल धुंधला हो जाता था, मेरे आंखों के सामने ब्लाइंडनेस छा जाता था, वो मुझे नहीं हो रहा है प्रॉब्लम। और प्लस मेरी जो एब्डोमिनल कंप्लेंट्स थी उसमें भी मुझे बहुत हद तक रिलीफ मिल चुका है। ये केस मैंने सर पीपीटी में भी लिया नहीं है और शेयर भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। इस केस में भी सर मैंने मर्कसॉल्ट 200 प्रिस्क्राइब किया था उसके एब्डोमिनल सिम्टम्स को ध्यान रखते हुए, और नाइट ब्लाइंडनेस तो जो पेशेंट को था वो था ही। इन चीजों को मैंने ध्यान में रखते हुए सर मर्कसॉल्ट 200 शेयर किया था इस पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन में। और विद द हेल्प ऑफ 2 डोजेस ऑफ मर्कसॉल्ट 200, उस पेशेंट ने ये बोला सर कि अब मुझे लगभग रिलीफ है अपनी नाइट ब्लाइंडनेस में भी, और एब्डोमिनल के जो कंप्लेंट्स है वो तो लगभग नील हो चुके हैं या ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई हैं इन द थर्ड और फोर्थ फॉलोअप। और उसके नाइट ब्लाइंडनेस में भी पेशेंट को बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा था। जैसे ही इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हुआ सर, टिल डेट आई हैव नॉट गिवन हिम मर्कसॉल 1M। आज तक मैंने उसको मर्कसॉल 1M नहीं दिया है। और जब भी पेशेंट का फॉलोअप आता है वो हमेशा बोलता है कि अब मुझे इंप्रूवमेंट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे एब्डोमेन की प्रॉब्लम है ना मुझे नाइट ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम। ये एक बहुत ही शॉकिंग केस मेरे लिए भी था सर कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में क्या नाइट ब्लाइंडनेस जैसी कंप्लेंट्स ठीक हो सकती हैं। ये बहुत ही शॉकिंग मेरे लिए भी था सर, रिजल्ट भी अपने आप में। बट इट इज थिंग विच हैपेंस इन होम्योपैथी में भी। मैंने भी अभी जस्ट न्यू ही क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, तो ये मेरे लिए भी बहुत ही अमेजिंग केस था सर। और पेशेंट नेम वाज भीम सिंह। और ये पेशेंट जो है राइट नाउ विद द हेल्प ऑफ मर्कसॉल 200, ओनली 2 डोज, let me clear sir, only 2 dose, 2 medicated pills dissolved in 3 spoon of water, dose number 1, day number 1. 2 medicated pills dissolved in 3 spoon of water, dose number 2, day number 2. Only 2 dose, and till date probably the patient had came 4 months ago, 4 महीने पहले ये पेशेंट आया था। और आज तक पेशेंट जो है उसको न तो एब्डोमिनल कंप्लेन हुई है, न पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस की कोई कंप्लेन हुई है। सो दिस वाज अगेन अ वेरी amazing case which I have seen. नेक्स्ट एक बहुत ही अमेजिंग केस सर और भी मैंने क्योर किया है सर पेशेंट का। इट्स अ नर्सिंग स्टाफ who was suffering from nasal discharge, post nasal discharge, allergic rhinitis। पेशेंट को ऐसी कई सारी कंप्लेंट्स पेशेंट को थी सर। पेशेंट का एज 41 years,
और पेशेंट को कंप्लेन जो थी वो लगभग 35+ ईयर्स से थी। शी इज अ नर्सिंग स्टाफ और उन्होंने बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन लिया है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आएगा सर, मेरे फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में केस टेकिंग लेने के बाद नेजल पॉलिप उनको राइट टू लेफ्ट गया। नेजल पॉलिप ये भी लगभग 20 to 25 ईयर्स ओल्ड, कॉफ एंड कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, एग्रावेशन टाइमिंग इन द मिडनाइट, मिड डे में उनको नहीं था बट इन द मिडनाइट शी यूज्ड टू हैव दिस एग्रावेशन प्रॉब्लम, वेरी फास्टिडियसनेस पेशेंट को। यहां पर सर जब मैंने केस लिया तो 6 से 7 ड्रग्स निकल करके आई, जिसमें से मैंने आर्सेनिक एल्बम 200 प्रिस्क्राइब किया। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई सर मेरे साथ कि जब मैंने आर्सेनिक एल्बम 200 प्रिस्क्राइब किया पेशेंट को 2 डोज, बिकॉज द केस इज क्रॉनिक वन, क्रॉनिक केस है और क्रॉनिक केस था इसलिए मैंने 2 ही डोज दिया। 2 डोज देने के बाद आर्सेनिक एल्बम 200 पेशेंट को सिर्फ 20% रिलीफ था। ये मेरे लिए बहुत ही अनएक्सेप्टेबल था सर, क्योंकि पेशेंट को बहुत ही बढ़िया वेल सिलेक्टेड ड्रग मैंने मेरी तरफ से आर्सेनिक एल्बम दिया था, क्योंकि केस में अगर मैं देखने जाऊं तो लगभग 7 से 8 सिम्टम्स आर्सेनिक के मिले थे और आर्सेनिक एल्बम 200 देने के बाद पेशेंट को सिर्फ 20% रिलीफ। नेक्स्ट फॉलोअप में जब मैंने फिर से रीटेक केस को किया, मुझे ऐसा लगा कि सर आर्सेनिक एल्बम 1 ml इसको देना चाहिए और आर्सेनिक ही पेशेंट को देना चाहिए। और उसको 1 ml जब मैंने दिया सर, तो 1 ml देने के बाद पेशेंट सेड कि आई एम 99% रिलीफ। तो यहाँ पर एक बहुत ही मेरे लिए सीखने वाली बात ये थी सर कि पेशेंट को 200 पोटेंसी मैंने दिया, वो 200 पोटेंसी उतना बेटर तरीके से पेशेंट की बॉडी पर काम नहीं कर पाया जितना अच्छे से आर्सेनिक एल्बम 1 ml ने किया। तो पोसोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है सर होम्योपैथिक फार्मेसी का जो हमेशा से एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हो। मैं खुद फार्मेसी का टीचर हूँ सर, कई बार वेल सिलेक्टेड पोटेंसी सिलेक्ट करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती, काफी समझना पड़ता है कि ड्यू टू द थियरी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन हो या इडियोसिंक्रेसी हो, सेंसिटिवनेस पॉइंट अगर देखना पड़े। तो यहाँ पर सर एक सीखने वाली बात ये थी कि पेशेंट की बॉडी को 1 ml पोटेंसी रिक्वायर्ड थी और मैंने जो 200 दिया था, तो यहाँ पर 1 ml देने के बाद पेशेंट को 99% रिलीफ मिला है सर। और ऑब्वियसली आर्सेनिक 1 ml देने के बाद मैंने 10 ml भी दिया। आर्सेनिक देने के बाद मैंने पेशेंट को कुछ अलग ड्रग्स भी दिया है, बट राइट नाउ पेशेंट जो है वो 100% रिलीफ में है, 100% पेशेंट को रिलीफ है। और अदर कंप्लेंट्स पेशेंट ने दिया जैसे उनके मेंसेस कुछ डिस्टर्ब थे, ल्यूकोरिया बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस, ये कुछ कंप्लेंट्स थी, कुछ वजाइनल इचिंग थी, वजाइना में उनके कुछ वेसाइकल्स फॉर्मेशन हुए थे, ये सारी कंप्लेंट्स थी लेटर ऑन। लेकिन जो उनकी चीफ कंप्लेंट्स थी, जो उनकी मेजर कंप्लेंट्स थी, वो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से सबसाइड हो गई थी। और राइट नाउ उस पेशेंट को जो उसके मेजर कंप्लेंट्स थी, जिस कंप्लेंट्स के लिए पेशेंट आई थी, वो कंप्लेंट आज के समय में पेशेंट को नहीं है एंड पेशेंट इज 99% फाइन। तो ये उसका नेजल पॉलिप था या रनिंग नोज था या कोराइजा था, ये सारी ही चीजें पेशेंट जो है वो सबसाइड हो गई। एंड मेरिट गोज टू ऑब्वियसली डॉक्टर हेनीमैन सर। हेनीमैन सर को और होम्योपैथी को ही इसका मेरिट जाता है। क्रेडिट लेना बनता नहीं है सर हमारा, हम बस प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमम ड्रग देने के बाद इतना बेस्ट रिजल्ट जो मैंने मेरी प्रैक्टिस लाइफ में अचीव किया है सर, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मेडिसिन पेशेंट्स को देने की जरूरत है नहीं। मैं सर रतलाम शहर से पढ़ करके आया हूँ, रतलाम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। मैंने रतलाम में भी और कई सारी जगहों पर, दूसरी जगहों पर भी, इस प्लेटफॉर्म पर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स जिनका कि अच्छा नाम है, मैं उनकी क्लिनिक पर जब गया सर तो मैंने ये देखा कि वो लोग 30-30 ml के पेशेंट को 4, 5, 6 कभी कभी वो फाइल्स दिया करते थे। 30-30 ml के आर्सेनिक 30 दे दिया, सल्फर 30 दे दिया, फास्फोरस 30 दे दिया, इपिका 30 दे दिया। मतलब सिंगल ड्रग एट अ टाइम प्रिस्क्रिप्शन का मैंने देखा नहीं उन लोगों को। और इस तरह से 3, 4, 5 डाइल्यूशन मेडिसिन दे दिया पेशेंट ने, पेशेंट को दे दिया और उनसे बोला गया कि 2-2 ड्रॉप आप सुबह दोपहर शाम टंग पे लेते रहे। ये एक बहुत अच्छा मेथड हो सकता है सर प्रिस्क्रिप्शन का, जो हमारे सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि इतना ज्यादा मेडिसिन देने की पेशेंट को एज सच जरूरत नहीं है। और इसके अलावा सर
6 से 7 मदर टिंचर्स या 5 मदर टिंचर्स या 4 मदर टिंचर्स उसी पर्टिकुलर पेशेंट को देने की जरूरत शायद इतना ज्यादा है नहीं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, आज तक 3.5 साल की मेरी पर्सनल क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने हार्डली किसी पेशेंट को मदर टिंचर का यूज किया होगा। जो लोग मदर टिंचर का यूज करते हैं उसके खिलाफ कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं है। मदर टिंचर इज अ वेरी गुड थिंग, मदर टिंचर शुड बी यूज्ड। मेरे गुरु, मेरे टीचर, वो खुद भी सालों साल से मदर टिंचर्स यूज करते हैं। मैंने खुद ने उनको 5 साल तक क्लिनिकल मेरी एक्सपीरियंस में सर को देखा है मदर टिंचर्स यूज करते हुए। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सर कि ओनली एंड ओनली पोटेंटाइज्ड मेडिसिन्स can cure more than 99% of the cases, and only 1% or 2% of the cases may be requiring mother tincture or biochemics. मैक्सिमम जो रिजल्ट हम गेन कर सकते हैं सर वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंटाइज्ड मेडिसिन से हम गेन कर सकते हैं। पोटेंटाइज्ड मेडिसिन आर द बेस्ट मेडिसिन गिवन बाय डॉक्टर हैनीमैन सर। ये सबसे अमेजिंग ड्रग्स होती है सर। सिर्फ और सिर्फ पोटेंटाइज्ड मेडिसिन से ही हम मोर देन 98 to 99% हम केसेस को क्योर कर सकते हैं। बहुत अच्छा आप बता रहे हैं आपकी बातों से। और मैं आपने जो कहा कि 5-6 देना गलत शायद नहीं हो सकता है, और आप ये मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आप होम्योपैथी अपने आप को होम्योपैथिक डॉक्टर कहते हैं होम्योपैथिक प्रिंसिपल में, तो किस फिलॉसफी में और किस पुस्तकों में या किस ऑथर ने कहा है कि एक साथ में 5-10 दवाई को दो? ऐसा आप किसी लिटरेचर में अगर कोई दिखला दे तो मैं कह सकता हूँ। होम्योपैथिक मीन्स मोनोमीनी एंड सीमी। तो इस पर आपने थोड़ा सा लिहाज करते हुए नहीं कहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप तो कर रहे हैं बहुत सिंगल, लेकिन उसको भी एडमिट कर रहे हैं कि वो हो सकता है कि सही होगा। ये आपने कहा, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो सही है, कभी भी नहीं सही हो सकता है। अगर आप उसको कहते हो कि ही होम्योपैथिक डॉक्टर एंड प्रिस्क्राइबिंग सो मेनी मेडिसिन एट ए टाइम, इट इज नेवर ए कॉम्प्लेक्स होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके, तो इसको बात को मैं बताना चाहूंगा। दूसरी बात आपने कहा मदर टिंचर के यूज के लिए, आप बहुत ही सही है। आपका जो अप्रोच है, प्रैक्टिस का अप्रोच, उसका मैं बहुत ही सराहना करता हूँ, बहुत ही उससे प्रभावित हूँ। लेकिन वो अप्रोच जो आप दूसरे को थोड़ा सा हिचकते हैं बोलने में, ये थोड़ा सा भी टॉलरेंस से नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे थे मदर टिंचर का, आप फार्मेसी के टीचर हैं। मेरे एक लेख आपने कहीं पढ़ा होगा, व्हाट इज होम्योपैथिक फार्मेसी एंड जनरल फार्मेसी, और मेरी एक पुस्तक भी है, शायद आपने देखा होगा, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर एम के साहनी, जो कि आपके पूरे टेक्स्ट बुक में भी अलाउड है। आप उस किताब को देख सकते हैं, बीजन के द्वारा पब्लिश्ड है। तो वहाँ पर मैंने इस चीज को भी काफी अच्छा से एक्सप्लेन किया। वो टेक्स्ट बुक भी है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सभी जगह मिल जाएगा आपको। तो उसमें इस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी, तो सिंपली ये मायने रखता है कि होम्योपैथी फार्मेसी है क्या, होम्योपैथिक फार्मेसी क्या है। आप मदर टिंचर बनाते हो, ड्रग कलेक्ट करते हो, आप उसका टाइट्रेट करते हो, ये सारे चीज सभी पैथी में होता है कि नहीं? आप सभी पैथी में ड्रग कलेक्शन करते हैं, उसको मैचुरेट करते हैं, सारा चीज करते हैं। बट फ्रॉम वेयर द एक्चुअल होम्योपैथिक पोटेंसी फार्मेसी स्टार्ट्स, तो वहां पर मैंने क्लेम किया कि होम्योपैथिक पोटेंसी, जब आप पोटेंटाइजेशन की बात करते हो, जब आपने मदर टिंचर बना लिया, तो मदर टिंचर मेडिसिन जस्ट ओनली रिफाइंड आयुर्वेदा हर्बल प्रिपरेशन। क्या आप इसको सहमत होंगे? मदर टिंचर तो क्या है, रिफाइंड है। आपका जो क्रूड प्रोसेस है आयुर्वेदा इस सब में यूज करते हैं, इसका हम लोग के पास में रिफाइंड प्रोसेस है। एक तो ये है इसमें। लेकिन पोटेंसी से जब शुरुआत करते हैं, या किसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपने देखा कि किसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, यही से हमारी होम्योपैथिक पोटेंसी का, फार्मेसी का शुरुआत होता है, पोटेंटाइजेशन। और अपने 3 स्केल डेवलप किए,
50 मिलीसिमल, 6 डेसिमल और अल्टीमेटली 50 मिलीसिमल। डॉक्टर हैनीमैन के लेसर राइटिंग में आपने जो एक अपना केस को कह रहे थे कि अनुभव है, लेसर राइटिंग में डॉक्टर केंट अपने शुरुआती दौर में जब उन्होंने होम्योपैथी का उनको अनुभव हुआ, वह क्या यूज करते थे कि एक छोटे से कप में पानी ले लिया, उसमें एक ड्रॉप को मेडिसिन को डाला और एक ड्रॉप को मेडिसिन को डाला और उसमें से पेशेंट को कहा कि 1 चम्मच ले लो। उसके बाद में जब दूसरे बार डोज देने की बात आती थी तो सारे पानी को फेंक करके उसमें फ्रेश में वाटर ऐड करते थे और 1 चम्मच देते थे। तो जो आप कर रहे हैं तो डॉक्टर हैनीमैन साहब कर रहे थे। उस केस रिपोर्ट्स को आप लेसर राइटिंग को जरूर पढ़िए फार्मेसी के टीचर होने के नाते, और इसका बहुत ही अच्छा जिक्र है। और अभी एक डॉक्टर प्रवीण आबाद ने एक मैसेज दिया है, डायनामाइजेशन रिलीव्स द हिडन क्यूरेटिव पावर। बिल्कुल ही सही बात इन्होंने कहा है। डायनामाइजेशन करने से आपका डायनामाइजेशन का मतलब क्या है? टू कन्वर्ट इनटू एज ए डायनेमिक पावर। So when you more the dilution, higher the dilution, higher the potency, यही ना है हम लोगों का। हायर जितना आप डाइल्यूट करोगे उतना ही ज्यादा आपका पोटेंसी बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज होता है हम लोगों के लिए कि हम लोग डायनेमाइजेशन प्रोसेस को समझे। और जहाँ तक सिंगल डोज की बात है, डॉक्टर केंट का जो होम्योपैथी में एंट्री हुआ, जब उन्होंने होम्योपैथी में, पहले वो तो एलोपैथिक फिजिशियंस थे, और जब केंट होम्योपैथी में तो क्यों आए, उनके पीछे में आप लोग सभी को एक कहानी पढ़ते होंगे। उनकी पत्नी बीमार थी और किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने सिंगल डोज दिया था, सिंगल डोज उसके जीभ पर दे करके चले गए और वह ठीक हो गया। सो दिस इज द लव फॉर, कहते हैं लव एट द फर्स्ट साइट, है ना, पहले नजर में होम्योपैथी से प्यार। किसके कारण? लव ऑफ द फर्स्ट साइट विद द सिंगल डोज ऑफ द मेडिसिन। और आप और भी मैं कहूँगा, आपने फ्रैक्शनल डोज की बातें करी, बहुत ही बढ़िया है ये फ्रैक्शनल डोज। जस्ट एवरी टाइम यू डाइल्यूट द पेशेंट इन ए, जैसे आपने कहा कि पानी उसमें ऐड करते जाओ, ये करते जाओ, तो उसके पोटेंसी अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। एंड दिस इज द प्रोसेस। एंड कहते हैं कि पोटेंसी का रिपीटेशन जल्दी नहीं करना चाहिए, होता नहीं है रिपीटेशन। सेम मेडिसिन शुड नॉट बी रिपीटेड एवरी टाइम। तो जब आप कर रहे हो एक डाइल्यूट करके और दूसरा डाइल्यूशन में जा रहा है, उसके पूरा पानी को फेंक करके दूसरा डाइल्यूशन तैयार हो रहा है, तो उसके पोटेंशियल बदल गए तो वह सेम मेडिसिन रहा नहीं, है ना, सेम मेडिसिन रहा नहीं। और सेम मेडिसिन नहीं रहा तो वह दूसरा मेडिसिन, दूसरा पोटेंशियल बन गया। तो एक है। और ल्यूक डी सेपर का जो है राइटिंग्स, ऑर्गेनन का कमेंट्री पढ़ेंगे ल्यूक डी सेपर का, वहां पर भी आप देखिएगा, उसने भी बहुत बढ़िया से इसको एक्सप्लेन किया है कि वाटर डाइल्यूशंस और फ्रैक्शनल डाइल्यूशंस का। कहते हैं कि मेडिसिन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज इन लिक्विड फॉर्म देन द सॉलिड फॉर्म। तो ग्लोबुल से या शुगर ऑफ मिल्क से अगर मेडिसिन का ये है, उससे भी ज्यादा लिक्विड में होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड में इलेक्ट्रॉन का फ्री फ्लो होता है और सॉलिड में उतना फ्री फ्लो नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसे इसमें एक्टिव ज्यादा होता है। और आपने जो कहा कि कुछ लोग अलग अलग पोटेंसी यूज करते हैं, ये बात सही है। होम्योपैथिक फ्रैटर्निटी आपके जो है सो डिफरेंट मोड अपना रखे हैं, अपने अपने धारणाओं के हिसाब से, अपने अपने विचारधारा क्रिएट करके, है ना। इस पर एक डॉक्टर सौरभ अरोड़ा का नाम आपने सुना होगा, हम लोग के सेशन में भी आते रहते हैं। उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया। उस सर्वे में उन्होंने यह देखने का कोशिश किया कि कौन डॉक्टर कौन सा मेथड देता है और वैसा वह क्यों करता है। उसका रीजन, उस सर्वे का फॉर्मेट था। बहुत दिन तक हम लोगों ने उसको सर्कुलेट किया था, बहुत सारे डाटा इकट्ठे आए। उस सर्वे का रिजल्ट जो है बहुत ही अमेजिंग है कि डिफरेंट
practitioners according to their mindset and understanding that what they have perceived homeopathy. जैसा कि होम्योपैथी को उन्होंने समझा उसी हिसाब से वो प्रैक्टिस करते हैं। और आपके लिए मैं बता दूं कि मैं जो आपका तरीका है वो बिल्कुल ही 100% आपका तरीका जो है तो होम्योपैथी है। आपको इसमें जरा सा भी ये सोचने का जरूरत नहीं है कि आपने होम्योपैथी नहीं किया। आप होम्योपैथी विशुद्ध होम्योपैथी के ढंग से कर रहे हैं और आपको चाहेंगे। और एक और आगे आपके लिए सूचना देना चाहूँगा, मेरा जो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन है, मैं मेडिसिन को खाने के लिए नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं यह डायनेमिक है, तो डायनेमिक चीज को खाने की चीज नहीं होती है। डायनेमिक का मतलब होता है टू इफेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। सीधा आप डायनेमिक वर्ड को लीजिएगा, इफेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस से जब इफेक्ट कर सकता है तो दूर से भी है। और आज साइंस भी ये प्रूव कर रहा है नैनो पार्टिकल्स। और तो मैं पेशेंट का एक हेयर ले लेता हूँ और उसी में दवा देता हूँ और वो उस पर पेशेंट को लाभ होता है। आप इस पर भी आपने, क्योंकि फार्मेसी वाले लोग के लिए इसमें बहुत बड़ा रोल है इसको देखने के लिए। अब एक डॉक्टर सूरज सिंह भादौरिया हैं जो कि पारुल यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी मेरे साथ मिल करके इसका दिखलाया कि एयर में नैनो पार्टिकल्स है जहाँ की है। तो आप भी इस तरह का रिसर्च मोड अपने कॉलेज में कीजिए, अपने फार्मेसी लैब में, और आपको बहुत कुछ होम्योपैथी में नया कंट्रीब्यूट करने के लिए मिलेगा। आप होम्योपैथी के जिस जगह पर है कॉलेज में, वहाँ रिसर्च पढ़ाने के साथ साथ में लोगों को नया संदेश भी देने का कोशिश कीजिए। उसको आगे बढ़ाने के लिए, होम्योपैथी को बढ़ाने के लिए ही आप लोगों का योगदान चाहिए, है ना। आपको अगर आप उसको आप नहीं टेकअप करेंगे तो हम ओल्ड मेथी पर चलते रहेंगे। अपने अपने दाना से होम्योपैथी दवा काम करता है नहीं करता है तो लाभ नुकसान भी नहीं होता है, ऐसा हो सकता है क्या? जो दवा कहते हैं एवरी मेडिसिन इज पॉइजन, एवरी मेडिसिन इज पॉइजन, चाहे वह पोटेंटाइज्ड हो चाहे वो ये हो, तो उसके ये पॉइजन है तो उसको आप हैंडल तो बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा ना। तो जब डाइल्यूशन हो गया तो और भी ज्यादा वो पावरफुल हो गया, और भी पावरफुल पॉइजन हो गया। उसका इफेक्ट क्या होगा? डायनेमिक लेवल पर इफेक्ट होगा, और डायनेमिक लेवल पर इफेक्ट करेगा तो आपका वाइटल लेवल पर इफेक्ट होगा। तो जहाँ बात को समझने वाली बात है, अगर ये सब नहीं समझते हैं तो लोगों को कहते हैं कि और आप खाली अपने इसमें कि अपनी इसमें संतोष करते हैं कि कुछ नहीं है। ये वही लोग कमाल है। ये वही लोग एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ नहीं है, वो केवल दूसरों को भी बोल। तो ये वही लोग करते हैं जो कि जो लोग आपने आपको इसमें भी करना चाहते हैं। तो साथियों, ये बात को मैं बराबर कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको अच्छा से प्रयास कीजिए, प्रयास करते रहिए, और इसके साथ में हम लोग का सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, हमको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बताए, बहुत बढ़िया। आपका लाइफ जीवन बहुत आगे रहेगा। होम्योपैथिक का थ्योरी के अनुसार बहुत अच्छा बताते हैं। और 3 चीज मान लीजिए, बीमारी के कारण डायनेमिक, बीमार पड़ने वाला वाइटल फोर्स डायनेमिक, होम्योपैथिक दवाई इज डायनेमिक। हम लोगों का मीटिंग का समय समाप्त हो चुका है। हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं और हम लोग हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर धनेश को फॉर हिज इंग्लिश सेशन। So you can start your English.